बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें भूकंप के तेज झटकों से मेक्सिको दहल उठा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है और उसका केंद्र कोलिमा शहर के दक्षिण हिस्से से करीब 60 किलोमीटर दूर बताया गया। भूकंप की चपेट में आने से अब तक एक आदमी की मौत की खबर भी सामने आई है, जबकि भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। आसपास प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है ताकि वो खुद को महफूज स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर ले जा सकें। ऐसे में भूकंप के साथ ही भारी तबाही वहां पर देखने को मिली और तस्वीरों के जरिए वहां पर भूकंप की तीव्रता का अंदाजा साफ लगाया जा सकता है। जिस तरीके से इमारतें हिलती हुई दिखाई दी और इमारतों का जो शीशा था वो नीचे टूटता हुआ, साफ गिरता हुआ दिखाई दिया। और ऐसे में जो सड़कों पर जो गाड़ियां खड़ी थी या पार्किंग जोन में जो गाड़ियां खड़ी थी वो भी साफ हिलती हुई दिखाई दी। तो इनकी जिस तरीके से कंपन देखने को मिली है पूरे मेक्सिको में, उसने सबको दहला दिया है और ऐसे में लोग बेहद डरे सहमे वहां पर रह रहे हैं। और इस बीच भूकंप के तेज झटकों से मेक्सिको दहल उठा। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है और उसका केंद्र कोलिमा शहर के दक्षिण हिस्से से करीब 60 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। भूकंप की चपेट में आने से वहां पर एक शख्स की जान भी चली गई है और उसकी तीव्रता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि झटके राजधानी मेक्सिको सिटी तक महसूस किए गए। वहां भूकंप के झटकों से ट्रैफिक सिग्नल हिलता नजर आया। इन हालात में कई लोग भूकंप के झटके महसूस होते ही अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ भाग निकले। लोगों के सड़कों पर आने से वहां हलचल बढ़ गई और वो भी सभी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह को तलाशने में जुट गए। ऐसे में वहां प्रशासन अलर्ट हो गया। इन हालात में मेक्सिको के राष्ट्रपति ने लोगों का हौसला बढ़ाया। Empezar a recoger información, decíamos de todo corazón. सड़कों से एम्बुलेंस का आना जाना बढ़ गया। कई लोगों को भगदड़ मचने के दौरान चोटें भी आई, जो सड़क किनारे रोते हुए नजर आए। उनके इलाज के लिए वहां पर डॉक्टरों की टीम तैनात दिखी। मुंबई में तलवार से केक काटने पर एफआईआर दर्ज की गई। मुंबई के बोरीवली में एक आदमी पर अपने जन्मदिन पर बीच सड़क पर तलवार से कई केक काटने का आरोप लगा। बाद में पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने एक फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसके तहत एक मकान से 47 पिस्तौल समेत दूसरे हथियार बरामद किए गए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और वहीं 2 दिन पहले आए भूकंप के तेज झटकों से ताइवान में भारी तबाही मची हुई है। जिन झटकों से ताइवान दहल उठा उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई थी, जो कि इतना ताकतवर था कि उसने बड़े से बड़े पुल को भी एक झटके में किसी खिलौने की तरह तबाह करके रख दिया। ड्रोन से ली गई जो फुटेज सामने आई उसमें एक पुल बुरी तरह टूटा हुआ नजर आया। उस पुल के बड़े हिस्से में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई नजर आई और उसका इतना बुरा हाल हो गया कि वो जमीन में धंस गया। भूकंप के तेज झटकों ने उसे इस कदर हिलाकर रख दिया कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो पटरी से तेज रफ्तार में दौड़ रही ट्रेन उतर गई हो। कई किलोमीटर लंबे उस पुल की इस हालत ने ये बयां कर दिया कि भूकंप ने ताइवान में दूसरी जगहों पर भी कितना नुकसान पहुंचाया होगा। इधर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। ममता सरकार ने केंद्र पर सीबीआई और ईडी समेत दूसरी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का फिर आरोप लगाया। इसके विरोध में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया और टीएमसी पर हमलों की बौछार कर दी। विधानसभा में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन ला रहे हैं, उसके मतलब आप जो करप्ट पॉलिटिशियंस है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उसके सपोर्ट में आप काम कर रहे हैं। इस बीच शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से कई घंटों तक पूछताछ की। खबर है कि इस दौरान पार्थ चटर्जी ने मामले में अपनी भूमिका से इनकार किया और सारा दोष शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मढ़ दिया। उधर जापान के क्यूशु द्वीप से टकराए बेहद ताकतवर तूफान ने जमकर कोहराम मचाया हुआ है। बताया गया कि तूफान के कारण दक्षिण पश्चिम जापान में 3 लाख से ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए हैं, क्योंकि इसकी दस्तक से क्यूशु द्वीप पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। इन हालात में कई जगहों पर बिजली के तार टूट गए और लाखों घरों की बिजली गुल हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता हुआ नजर आया। इन हालात में तेजी से बहते पानी की चपेट में आना खतरे से खाली नजर नहीं आया। आसमान से पानी बरसने के साथ वहां हवाएं भी इतनी तेज से चली कि बड़े बड़े पेड़ भी ज्यादा देर तक उसके आगे टिक नहीं पाए।
भारतीय वायुसेना दुश्मनों पर नजर रखने और उन्हें जवाब देने के लिए जल्द ही प्रोजेक्ट चीता शुरू करने की तैयारी कर रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत इजरायली ड्रोन हेरॉन को भारतीय हथियारों से लैस किया जाएगा और इसे भारतीय वायुसेना ने प्रोजेक्ट चीता नाम दिया है। इसके तहत भारत में पहले से ही तैनात इजरायल के ड्रोन हेरॉन को अपग्रेड किया जाएगा। उसे ऐसी ताकत से लैस किया जाएगा कि वो न सिर्फ छिपे हुए दुश्मनों को आसानी से ढूंढ लेगा बल्कि उनका खात्मा भी कर देगा और इसके लिए भारतीय वायुसेना इजरायल से मदद लेगी। हालांकि हेरॉन ड्रोन में जो नए उपकरण और हथियार लगाए जाएंगे वो भारत की कंपनियों के ही होंगे। जिन हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड करने की तैयारी वायुसेना कर रही है वो करीब 10 साल पहले इजरायल से खरीदे गए थे और अब तक इनका इस्तेमाल सिर्फ सर्वेलेंस के लिए किया जा रहा था, यानी वो सीमाओं पर तैनात रहकर घुसपैठियों और छिपे हुए दुश्मनों का पता लगाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय वायुसेना ने इन्हें बेहद घातक बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों के लिए निगरानी का काम करने वाले हेरॉन ड्रोन में अब तक केवल रेडार सिस्टम और ग्राउंड सर्वेलेंस जैसे उपकरण ही लगे थे, लेकिन अब इनमें ऐसे हथियार भी लगाए जाएंगे जो पलक झपकते ही टारगेट को तबाह कर देंगे। बताया गया कि प्रोजेक्ट चीता के तहत हेरॉन ड्रोन को लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस किया जाएगा। इसके साथ ही 250 किलो से ज्यादा वजन लेकर उड़ने की क्षमता रखने वाले ड्रोन में कई और आधुनिक उपकरण भी लगाए जाएंगे, जिसके बाद संपर्क टूट जाने पर भी खुद ही बेस पर लौट आने वाला ये ड्रोन सर्वेलेंस के साथ साथ अटैक करने के काम भी आ सकेगा। पंजाब में पुराना पेंशन सिस्टम लागू हो सकता है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि उनकी सरकार राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने पर विचार कर रही है। इससे पहले 1 जनवरी 2004 से पहले वाले सरकारी कर्मचारियों को ही इस पेंशन की सुविधा मिलती थी। शिवराज सरकार ने लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी और उम्र की तय सीमा में 3 साल तक की छूट देने का ऐलान किया। बताया गया कि ये फैसला सिर्फ एक बार ही लागू होगा क्योंकि कोरोना की वजह से ये परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाई थी। यूपी के मेरठ में कुछ लोगों पर बच्चा चोरी के शक में एक महिला को पीटने का आरोप लगा। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का लंदन में अंतिम संस्कार कर दिया गया। महारानी के अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया भर के 500 से ज्यादा नेता और शाही परिवार के लोग पहुंचे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में परीक्षा की तारीख से नाराज बीएचयू के छात्रों ने जमकर हंगामा किया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे छात्रों ने यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यूनिवर्सिटी के जल्दी परीक्षा कराने के फैसले से गुस्साए छात्र अपनी मांगों को लेकर काफी देर तक हंगामा करते रहे। यूनिवर्सिटी के सेंट्रल ऑफिस के गेट पर अचानक सैकड़ों छात्रों के पहुंचने से वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों के हाथ पांव फूल गए। वो छात्रों को समझाते रहे, लेकिन छात्र यूनिवर्सिटी के चांसलर से मुलाकात करने पर अड़े रहे। इस दौरान तो वहां एक छात्र प्रदर्शन करते हुए बेहोश ही हो गया, जिसे उसके बाकी साथियों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा की तारीख जल्दी जारी कर दी गई। 20 से 25 दिन तक हम लोग एग्जाम का टाइम में विस्तार चाहते हैं। छात्रों ने हंगामा करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रशासन से परीक्षा की तारीख को बढ़ाने की मांग की। यही नहीं, मांग नहीं पूरी होने पर उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन करने वाले छात्र यूनिवर्सिटी से बीए का कोर्स कर रहे हैं। ताइवान यात्रा के बाद ये लाइन लंबी होती जा रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि ताइवान के लिए खून की नदियां बहाने का मन बना चुके चीन पर इसका असर नहीं पड़ रहा, क्योंकि चेक रिपब्लिक में चीन के दूतावास ने बयान दिया कि चेक रिपब्लिक का ये कदम ताइवान को खुला समर्थन है और इससे चीन और चेक रिपब्लिक के रिश्ते कमजोर होंगे। इसके पहले चीन ने लिथुआनिया से अपना रिश्ता तोड़ लिया था क्योंकि उसने ताइवान में अपना पहला रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलने का फैसला लिया था, जिससे चीन का मूड खराब हो गया, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोलकर लिथुआनिया ने सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में जैकलीन फर्नांडिस से सोमवार को दूसरी बार पूछताछ हुई और कहा यह भी जा रहा है कि जल्द ही उन्हें तीसरे राउंड के सवाल जवाब के लिए बुलाया जाएगा। सोमवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने जैकलीन फर्नांडिस से 7 घंटे तक पूछताछ की। इस लंबी पूछताछ में जैकलीन ने पुलिस को कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान जैकलीन ने पुलिस को सुकेश चंद्रशेखर से मिले गिफ्ट की लिस्ट सौंपी। इस लिस्ट में सुकेश से मिले महंगे गहनों और गिफ्ट कार्ड का भी जिक्र किया था। इस दौरान जैकलीन से उस चार्टर्ड फ्लाइट के बारे में भी सवाल पूछे गए जो सुकेश ने उसके लिए बुक किए थे। सूत्रों का दावा है कि जैकलीन ने पूछताछ के दौरान सहयोग किया, सभी सवालों के जवाब दिए। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे भी होने वाली पूछताछ के लिए मौजूद रहने के निर्देश दिए। इस सिलसिले में जैकलीन से तीसरी बार भी पूछताछ हो सकती है, लेकिन अभी उन्हें समन नहीं जारी किया जाएगा। सोमवार को पूछताछ के लिए ड्रेस डिजाइनर लिपाक्षी को भी बुलाया गया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से वो पेश नहीं हो पाई, जिसके बाद अब उसे बुधवार को तलब किया गया है।
महाठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलीन फर्नांडिस दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की रडार पर हैं और उनसे 5 दिनों में 2 बार पूछताछ हो चुकी है। सुकेश चंद्रशेखर मामले में जैकलीन से तीसरी बार भी पूछताछ हो सकती है। जैकलीन से पहली बार 14 सितंबर को 8 घंटे तक की पूछताछ हुई और पहली बार कई सवालों के जवाब नहीं मिलने पर दोबारा उनको बुलाया गया। सोमवार को जैकलीन से 7 घंटे तक ये पूछताछ चली है। कश्मीरी पंडितों के पलायन और हत्याओं की एसआईटी जांच पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीरी पंडितों से जुड़ी उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें 90 के दशक में कश्मीर से उनके पलायन और हत्या के मामलों की जांच एसआईटी से करवाने की मांग की गई थी। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैकलीन फर्नांडिस से फिर पूछताछ की। मध्य प्रदेश के रीवा में गैंगरेप के 3 आरोपियों के मकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर उन्हें जमींदोज कर दिया। प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक लड़के ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। दावा किया गया कि वहां फीस बढ़ने की वजह से कई दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी था, जिसने देखते ही देखते आज उग्र रूप ले लिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों में एक लड़के ने वहां खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को आग लगा पाता, साथ ही छात्रों और पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। हालांकि पुलिस के रुकते ही वहां मौजूद छात्र भड़क गए और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। आरोप लगाया गया कि हंगामा करने वाले कई छात्रों को पुलिस ने इससे पहले गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। मेरे घर वालों को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं कुछ नहीं। दूसरी तरफ पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जब वहां हंगामा शुरू किया तब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इससे पहले तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यूनिवर्सिटी में है वो माहौल खराब किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। हालांकि इस बवाल के बाद पुलिस ने वहां लगे छात्रों के तंबू उखाड़ दी, साथ ही उन्हें यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामा न करने की सख्त हिदायत दी। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के बहादुरगढ़ से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां पर हथियारों के दम पर 2 बदमाशों ने एक महिला से लूट की और आरोप है कि वो दोनों बदमाश महिला से 10,000 रुपए लूट कर ले गए और इस वारदात को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बदमाशों ने पिस्तौल से महिला पर वार किया। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें साफ दिखा कि दोनों बदमाशों के हाथों में हथियार थे। जब महिला ने उसके हाथ में मौजूद कैश को उन्हें देने में आनाकानी की तो आरोपियों ने महिला पर पिस्तौल से हमला कर दिया और उससे कैश छीनकर वहां से भाग खड़े हुए। मेरे कान में बंदूक लगा दी और मैंने छीनने की कोशिश की। महिला की खाने पीने के सामान की दुकान है जिसे बंद करके रात को वो अपने घर जा रही थी, तभी बदमाश वहां पहुंच गए। लड़कियां फोटो क्लियर है तो जल्दी आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। जिस वक्त दोनों बदमाश वहां पहुंचे दुकान में 4 लड़के पहले से मौजूद दिखे, लेकिन हथियारबंद बदमाशों के डर से वो वहां से चले गए। और उधर हरियाणा के अंबाला से गुंडागर्दी की तस्वीर सामने आई है। वहां पर नग्गल थाने में कुछ दबंगों ने 2 लड़कों की जमकर पिटाई कर दी, लेकिन वहां पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अंबाला के नग्गल थाने से आए इस वीडियो में दबंग 2 लड़कों को पीटते हुए दिखे। ये गुंडागर्दी थाना परिसर में हुई, लेकिन थाने में मौजूद कोई भी पुलिसकर्मी इन्हें रोकने नहीं पहुंचा। वहीं थाने में हुई मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया में भी वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए। नग्गल थाने की वीडियो मेरे संज्ञान में आई है, उसके अंदर मैंने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आदेश पारित किए हैं और जो भी एसएचओ नग्गल को मैंने बिल्कुल सख्त निर्देश दिए हैं कि दोनों पार्टीज़ का जिसका भी कसूर बनता है एफआईआर रजिस्टर करके तुरंत उनकी अरेस्ट की जाए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। वहीं बताया गया कि समझौता कराने के लिए इन लोगों को थाने बुलाया गया था। कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद को चुनने को लेकर गहमागहमी लगातार बनी हुई है। राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और ऐसे में अभी तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं इस बार शशि थरूर अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो अशोक गहलोत को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। इस बार शशि थरूर कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। चर्चा ये भी है कि शशि थरूर को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से टक्कर मिल सकती है। अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर शशि थरूर ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी उम्मीदवारी पर भी बात की, जिसके जवाब में सोनिया गांधी ने साफ कहा कि 10 डेलीगेट का समर्थन होने पर कोई भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में अब तय माना जा रहा है कि शशि थरूर कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी पेश करेंगे। वहीं अशोक गहलोत के भी अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अशोक गहलोत राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं।
ऐसे में अगर गांधी परिवार से कोई अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं करता तो ये चुनाव शशि थरूर बनाम अशोक गहलोत हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष को लेकर अटकलों का दौर लगातार जारी है। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि इस बार पार्टी की कमान गांधी परिवार से बाहर जा सकती है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा और फिलहाल कौन कौन से नाम कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शशि थरूर इस बार कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत को लेकर भी अटकलों का दौर जारी है। हालांकि अशोक गहलोत राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी को भी मनाने की कोशिशें चल रही हैं। कई राज्यों की कांग्रेस इकाई राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष देखना चाहती है। वहीं मुकुल वासनिक, दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा का नाम भी इस रेस में बना हुआ है। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार से पूछताछ हुई। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार से दिल्ली में पूछताछ की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला इलाके में भारत नेपाल को जोड़ने वाले एक पुल का शिलान्यास किया। बताया गया कि यह पुल अगले 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसको 12 महीने के अंदर इसको पूरा किया जाएगा, जल्दी से जल्दी पूरा किया जाएगा। ये ऐतिहासिक पुल होगा। गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार और शनिवार को बिहार के सीमांचल का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पूर्णिया और किशनगंज में जनसभा में भी शामिल होंगे। ऐसे में महागठबंधन ने भी इन जिलों में रैली करने का ऐलान कर दिया। महागठबंधन का संयुक्त रैली के लिए सांप्रदायिक सद्भाव रैली आयोजित करिए। राजस्थान के जोधपुर में कुत्ते को कार से घसीटने वाले डॉक्टर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। आरोप है कि रजनीश गालवा नाम के एक डॉक्टर ने आवारा कुत्ते को अपनी कार से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा था, जिसका वीडियो एक दिन पहले वायरल हो गया था, जिसमें एक कुत्ता कार के पीछे दौड़ता दिखाई दिया था, लेकिन उसके गले में बंधा पट्टा कार के ड्राइवर के हाथ में नजर आया। आरोप है कि डॉक्टर ने कुत्ते को कार से बांधकर कई किलोमीटर तक दौड़ाया, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आईं। पशु प्रेमी थे, उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन्होंने उन छात्रों पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। दावा तो यह भी किया गया कि उन्हें रोकने वालों पर आरोपी डॉक्टर ने कार चढ़ाने की कोशिश भी की। हालांकि जानवरों के लिए काम करने वाली एक संस्था ने किसी तरह उस कुत्ते को डॉक्टर के चंगुल से छुड़ाया, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं आरोपी डॉक्टर के खिलाफ इस मामले में शिकायत भी दर्ज करा दी गई। मोहाली में निजी यूनिवर्सिटी मामले में पकड़े गए आरोपियों को बिठाकर आज पूछताछ की जाएगी और आरोपियों के फोन की फॉरेंसिक जांच भी यहां पर की जाएगी। कुछ और जगह पर पंजाब पुलिस छापेमारी कर सकती है। मोहाली एमएमएस कांड से जुड़ी बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनको आमने सामने बिठाकर आज पूछताछ की जा सकती है और ऐसे में और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जो कड़ियां हैं उनको जोड़कर देखा आज जाएगा और साथ साथ जो फोन उनके पास से मिले हैं उनकी फॉरेंसिक जांच भी की जाएगी, ताकि उसमें और तफसील से जो चीजें सामने आ सकें। और 7 दिन की पुलिस रिमांड पर फिलहाल आरोपियों को भेजा गया है। इस दौरान लंबी पूछताछ उनसे हो सकती है। मोहाली एमएमएस कांड में अब आरोपियों को आपस में बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी है, जबकि तीनों आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपियों के फोन की फॉरेंसिक जांच होगी। कुछ और जगह पर पुलिस छापेमारी कर सकती है। दिल्ली के डिप्टी सीएम गुजरात दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान तेज कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अगले 2 दिन तक गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वो परिवर्तन यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यूपी के हरदोई में पुलिस ने चोरी और ठगी के आरोप में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी अपनी पहचान छिपाकर पिछले कई महीनों से वहां रह रहे थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो डोरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता टीम के कप्तान सुनील छेत्री को मंच पर फोटो खिंचवाने के दौरान साइड में करते दिखे। इसी तरह राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास भी फोटो खिंचवाने के लिए एक खिलाड़ी को पीछे हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। पंजाब के मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड के तार विदेश से जुड़ने का दावा किया गया। कुछ छात्राओं ने दावा किया कि उन्हें एक विदेशी नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं पुलिस केस के इस एंगल की जांच भी करेगी, क्योंकि अगर छात्राओं का आरोप सच हुआ तो यह मामला और बढ़ सकता है। पुलिस का कहना है कि जो वीडियो बना वो उसी छात्रा का था जिसने वो वीडियो बनाया था, लेकिन छात्राओं का आरोप है कि केवल एक नहीं बल्कि कई वीडियो बनाए गए जो अलग अलग छात्राओं के थे। यही नहीं, कुछ छात्राओं ने तो ऐसा आरोप लगाया कि पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस आरोप के बाद मोहाली की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड के तार विदेश से जुड़े होने का दावा किया गया। बवाल के बीच कुछ छात्राओं ने दावा किया कि उन्हें कनाडा के नंबर से धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। हेलो,
क्या तेरी पंजाब की इस निजी यूनिवर्सिटी में 2 दिन पहले जब ये मामला सामने आया था तो हड़कंप मच गया था, क्योंकि छात्राओं ने आरोप लगाया कि उनके आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए, जिसके बाद बवाल बढ़ता गया और छात्राओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। और एक दिन पहले पूरे दिन छात्राएं आंखों में गुस्सा और हाथों में बैनर लेकर मोहाली की सड़कों पर प्रदर्शन करती रहीं। छात्राओं ने मांग की कि अपने दोस्त के साथ मिलकर एमएमएस कांड करने की आरोपी छात्रा और उसके दोस्तों को गिरफ्तार किया जाए, और वही हुआ और आरोपी छात्रा और उसके दोस्त समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए, जिन्हें कोर्ट में पेशी के बाद 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। दोनों आरोपी जो शिमला से गिरफ्तार किए गए थे उन्हें लेकर पहुंचे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? कहां तक ये नेक्सस था, कुछ कहेंगे? ये वीडियो कहां से था? एक तरफ मोहाली के एमएमएस कांड के आरोपी रिमांड पर गए और दूसरी ओर इस मामले के विदेशी कनेक्शन का एंगल सामने आ गया, और कहा जा रहा है कि पुलिस इस मामले की भी जांच करेगी, क्योंकि इस मामले ने पूरे देश को हिला दिया है। अब तक इस बात पर सस्पेंस है कि एक वीडियो बना था या 60, और विदेशी कनेक्शन के आरोप ने तो पुलिस को हिलाकर रख दिया है। अखंड पाठ का प्रसाद लेकर सिख समुदाय का एक दल प्रधानमंत्री से मिला। दिल्ली में सिख समुदाय के कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री को पगड़ी भी पहनाई गई। असल में सिख समुदाय के इन लोगों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अखंड पाठ किया था, जिसके बाद उन्हें प्रसाद दिया गया। बिहार में जगदानंद सिंह फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए। बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पंजाब के मोहाली में शाम 7:30 बजे से पहला T20 मैच खेला जाएगा। करीब 30 साल बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह से फिर सिनेमा घरों का दौर शुरू हो जाएगा। इस बार वहां के लोग बड़े शहरों की तरह मल्टीप्लेक्स में फिल्में देख सकेंगे। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की एक फ्लाइट में एक यात्री के नमाज पढ़ने की जिद पर हंगामा हो गया। यह विमान पेशावर से दुबई जा रहा था, लेकिन इसी दौरान एक यात्री ने अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश की, और जब विमान के कर्मचारियों ने उसे रोकना चाहा तो वो फ्लाइट की खिड़की पर लात मारने लगा। सामने आए वीडियो में विमान यात्री सबसे पहले जूते, बेल्ट और पासपोर्ट समेत तमाम चीजें उतारकर अपनी सीट पर रखता दिखा। इनको भी तंग कर रही, बाकी मुसाफिर भी हैं। फिर सिर पर रुमाल बांधकर नमाज पढ़ने बैठ गया। जब क्रू के सदस्यों ने उसे रोकना चाहा तो वो आग बबूला हो गया और नमाज पढ़ने की जिद पर अड़ा रहा। यही नहीं, वो फर्श पर लेटकर विरोध जताने लगा। किसी तरह समझा बुझाकर उसे सीट पर बिठाया गया, लेकिन वो कुछ देर बाद फिर उठा और अपनी शर्ट उतारकर हंगामा करने लगा, जिससे अंदर मौजूद लोग डर गए। उसकी इस हरकत का वीडियो वहीं मौजूद एक यात्री ने बना लिया। बाद में दुबई में लैंडिंग के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। अकाली दल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को उनके जर्मनी दौरे पर घेरने की कोशिश की। अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने उन मीडिया रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी से सफाई मांगी जिनमें उन्हें जर्मनी में विमान से उतारे जाने की बात कही गई थी, और आरोप लगाया गया था कि शराब के नशे में धुत होने की वजह से जर्मनी से भारत लौटते वक्त भगवंत मान को प्लेन से उतार दिया गया, जिसकी वजह से विमान 4 घंटे देरी से उड़ान भर पाया था। इसी को मुद्दा बनाते हुए सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश की और एक ट्वीट के जरिए भगवंत मान पर लगे आरोपों को परेशान करने वाला करार दिया और केंद्र से इसमें दखल देने की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने भी नागरिक उड्डयन मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर इस मामले पर जर्मनी की एयरलाइन से रिपोर्ट तलब करने की मांग की। हालांकि विवाद बढ़ने पर आम आदमी पार्टी की ओर से भी सफाई सामने आई। पार्टी ने तबीयत खराब होने की वजह से भगवंत मान के दूसरी फ्लाइट में आने की बात कही। बेबुनियाद आरोप लाने की बदनाम करने की कोशिश की। वहीं पूरे विवाद पर जर्मनी की लुफ्थांजा एयरलाइंस ने भी ट्वीट कर अपना बयान जारी किया। उसने आने वाली फ्लाइट के समय पर न पहुंचने और विमान बदले जाने को देरी की वजह बताया। शिवसेना नेता संजय राउत को जेल में ही रहना होगा। जमीन घोटाले में गिरे शिवसेना सांसद संजय राउत की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ गई। उनकी जमानत याचिका पर मुंबई की पीएमएलए कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी। यूपी विधानसभा परिसर में विधायकों के लिए एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पहलवान योगेश्वर दत्त हरियाणा के रोहतक में एक सरकारी स्कूल में आयोजित कुश्ती प्रतियोगिता में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवा पहलवानों को नशे से दूर रहने की सलाह दी। मैं आपके माध्यम से भी खिलाड़ियों से एक बात कहूंगा कि वो नशे से दूर रहें। बिहार के भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया हो, लेकिन लोगों की मुश्किलों में कमी नहीं आई, क्योंकि वहां कई गांवों में पानी की रफ्तार की वजह से मिट्टी का कटाव जारी है। वहां के एक इलाके से इसकी एक डराने वाली तस्वीर भी सामने आई, जहां एक मकान का आधा हिस्सा पानी में समा गया। गंगा नदी में उफान आने के बाद घर के नीचे की मिट्टी पानी में बह गई थी, जिसके बाद घर की छत का सामने का हिस्सा झुक गया था, लेकिन मिट्टी के कट जाने की वजह से मकान ज्यादा दिन नहीं टिक सका और वो पानी में बह गया।
सैलाब में मकान कुछ ही देर में देखते ही देखते नदी में डूब गया। तेजी से हो रहे कटाव में लोगों के घर लगातार किसी तिनके की तरह पानी में समा रहे हैं। 2 दर्जन तक घर समा गए गंगा में। भागलपुर के सबौर में हालात इतने खराब हो गए कि लोग घर छोड़कर दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह कटाव हो रहा है उससे लोगों को डर है कि कहीं वो उसकी चपेट में ना आ जाए। भागलपुर के ही एक दूसरे इलाके में ऐसा ही डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक छप्पर के घर के साथ कुछ भारी भरकम पेड़ नदी में समा गए, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो पहले वहां कुछ था ही नहीं। चंद सेकंड के अंदर ही पेड़ों के नामो निशान मिट गए। यही नहीं, वहां के अलग अलग इलाके से जो तस्वीरें सामने आई उनमें कई पेड़ नदी में किसी तिनके की तरह बहते दिखाई दिए। भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर कम हो गया, लेकिन कटाव जारी है, जिसकी वजह से लोग खौफ में जीने को मजबूर हैं। वहां कटाव की जद में न केवल मकान आ रहे हैं, बल्कि अब तक कई सड़कें भी नदी में समा चुकी हैं। उधर सरयू नदी में पानी बढ़ने से उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जिन इलाकों में पानी ने कोहराम मचाया है, वहां के लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से सरयू का पानी आसपास के इलाकों में जा घुसा। ऐसे में सड़कें पानी में कहीं गुमसी नजर आई और लोगों का अपने घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। उनके सामने रोजी रोटी का संकट भी खड़ा हो गया, क्योंकि नदी में नावों के चलने पर रोक लगा दी गई, जिसके बाद कई नावें घाट पर खड़ी हुई नजर आई। बहुत परेशानी होता रहने का। नदी के पानी ने केवल सड़कों पर ही अपना कब्जा नहीं जमाया, वो लोगों के घरों में भी जा घुसा। इन हालात में उनका एक जगह से दूसरी जगह जाना दूर की बात है, घर से बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां भारी बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गिरा। हालांकि इस घटना से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन पहाड़ से मलबा आने की वजह से पूरी सड़क बंद हो गई और दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पहले पहाड़ से छोटे छोटे पत्थर गिरते दिखाई दिए और फिर अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गिरा। वहीं ऐसी ही एक तस्वीर चंपावत जिले से भी सामने आई, जहां तेज बारिश की वजह से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक कर हाईवे पर आ गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागने लगे। हालांकि गनीमत यह रही कि पहाड़ के मलबे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। अगले महीने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर एक दुकान में लूटपाट की और फरार हो गए, लेकिन उनकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने हथियार दिखाकर एक बैंक से 15 लाख रुपए की रकम लूट ली। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बैग की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बाद में वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां नदियों में उफान आने की वजह से कई जगहों पर सड़कें पानी में समा गई। औरंगाबाद में तो हालात काफी खराब दिखाई दिए, जहां सड़क पर भरे पानी के बीच एक मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह फंसा नजर आया, जबकि कुछ लोग उसकी मदद कर उसे सैलाब की तेज धारा से बाहर खींचते दिखाई दिए। लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि उसे बाहर निकालना आसान नहीं था। हालांकि कुछ देर की कड़ी मशक्कत के बाद मोटरसाइकिल के साथ उस आदमी को बचा लिया गया। भारी बारिश का असर औरंगाबाद के कन्नड़ तालुका में भी देखने को मिला, जहां सड़कों पर सैलाब बहता दिखाई दिया, जिसे देखकर ऐसा लगा मानो कोई नदी वहां से बहने लगी। जोरदार बारिश के बाद पानी भरने से कई दुकानों को बंद करना पड़ा। यही नहीं, वहां निचले इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। कई लोग घुटने तक भरे पानी के बीच सड़क पार करते नजर आए। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचा दी। बीते कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से हल्द्वानी के एक इलाके में एक आदमी बहते सैलाब में जा गिरा। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो आदमी नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो फिसलकर नदी के किनारे जा पहुंचा। इस दौरान उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उफान के आगे उसकी एक न चली और देखते ही देखते वो नदी में बह गया। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस उस आदमी की तलाश में जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गांधीनगर में होने वाले 2 दिवसीय राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। देश भर में बीजेपी शासित शहरी स्थानीय निकायों के 121 महापौर और उप महापौर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो 10:30 बजे सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन होगा। इस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे, उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही साथ बीजेपी शासित शहरी 121 महापौर और उप महापौर उसमें शामिल होंगे।
और गांधीनगर में पीएम मोदी महापौर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। कार्यक्रम के मुताबिक सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 121 महापौर और उप महापौर हिस्सा ले रहे हैं। बीजेपी शासित निकायों के महापौर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम गुजरात दौरा करेंगे। आम आदमी पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान तेज कर दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अगले 2 दिन तक गुजरात दौरे पर रहेंगे, जहां वो परिवर्तन यात्रा समेत कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। यूपी के हरदोई में पुलिस ने चोरी और ठगी के आरोप में 9 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया गया कि ये सभी अपनी पहचान छिपाकर पिछले कई महीनों से वहां रह रहे थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल एल गणेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें वो डोरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट की विजेता टीम के कप्तान सुनील छेत्री को मंच पर फोटो खिंचवाने के दौरान साइड में करते दिखे। इसी तरह राज्य के खेल मंत्री अरूप विश्वास भी फोटो खिंचवाने के लिए एक खिलाड़ी को पीछे हटाने की कोशिश करते दिखाई दिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। गांधीनगर में नमो किसान पंचायत ई बाइक का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद महापौर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। राजकोट के पार्षदों को संबोधित करेंगे। गुजरात के मोरबी में जेपी नड्डा रोड शो भी करने वाले हैं। तो आपको बता दें, गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। गांधीनगर में वो जाएंगे। गांधीनगर में महासम्मेलन भी है। किसान पंचायत ई बाइक का शुभारंभ भी उनकी ओर से किया जाएगा और महापौर सम्मेलन जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करेंगे, उसमें भी उनको शिरकत करनी है। और इसी के साथ साथ मोरबी में जेपी नड्डा का एक रोड शो भी है। 2 दिवसीय ये दौरा है जेपी नड्डा का। गुजरात दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, अब आपको ये बताते हैं। सबसे पहले नमो किसान पंचायती बाइक का शुभारंभ करेंगे और गांधीनगर में महापौर सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे। राजकोट के पार्षदों को संबोधित करेंगे। सहकारी संगठन के निर्वाचित सदस्यों को संबोधित करने वाले हैं। गुजरात के मोरबी में जेपी नड्डा रोड शो भी करेंगे और गांधीनगर में वीरांजलि कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। समुद्री लुटेरों को रोकने के लिए भारत की नौसेना ने नाइजीरिया की नौसेना के साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया। दोनों देशों ने नौसेना की यह ड्रिल गिनी की खाड़ी में की। और भारतीय नौसेना के युद्धपोत आईएनएस तरकश और नाइजीरिया के जहाजों ने अपनी ताकत दिखाई। नौसेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए युद्धपोत पर उतरने और समुद्री लुटेरों को पकड़ने की प्रैक्टिस की, क्योंकि गिनी की खाड़ी या यूं कहें कि नाइजीरिया के आसपास के समुद्री इलाकों में समुद्री लुटेरों का जबरदस्त खौफ है। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि समुद्री लुटेरों ने इस इलाके में एक शिप पर कब्जा कर लिया था। पता चला कि शिप पर भारतीय क्रू भी मौजूद था। भारतीय नौसेना के जवानों ने इसीलिए नाइजीरिया के साथ मिलकर कड़ी ड्रिल की, ताकि अगर समुद्री लुटेरे फिर से हमला करें तो गिनी की खाड़ी में तैनात आईएनएस तरकश उन्हें खदेड़ सके। अखंड पाठ का प्रसाद लेकर सिख समुदाय का एक दल प्रधानमंत्री से मिला। दिल्ली में सिख समुदाय के कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर प्रधानमंत्री को पगड़ी भी पहनाई गई। असल में सिख समुदाय के इन लोगों ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर अखंड पाठ किया था, जिसके बाद उन्हें प्रसाद दिया गया। बिहार में जगदानंद सिंह फिर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए। बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये उनका दूसरा कार्यकाल होगा। मेजबान भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पंजाब के मोहाली में शाम 7:30 बजे से पहला T20 मैच खेला जाएगा। करीब 30 साल बाद जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुबह से फिर सिनेमा घरों का दौर शुरू हो जाएगा। इस बार वहां के लोग बड़े शहरों की तरह मल्टीप्लेक्स में फिल्में देख सकेंगे। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां पर बच्चा चोरी के आरोप में कुछ लोगों ने एक महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि गन्ने के खेतों के बीच में भीड़ ने बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए महिला को घेर लिया और उसके साथ खूब मारपीट की। भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उसके हाथों और पैरों को पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटते रहे। इस दौरान वो महिला दर्द से कराहती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। कोई उसकी सुनने को राजी ही नहीं दिखा। कुछ देर बाद मारपीट की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और उस महिला को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अपने साथ थाने ले गई। लेकिन बताया जा रहा है कि वो महिला मानसिक रूप से कमजोर है। ऐसे में एसडीएम कोर्ट ने उसे वहां से नारी निकेतन के लिए भेज दिया। इस बीच राजस्थान के जोधपुर से हैरान करने वाली एक और तस्वीर सामने आई है। वहां पर एक बेटे पर पिता से मारपीट का आरोप लगा है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें बीच सड़क पर अपने पिता को बेरहमी से बेटा मारता दिखाई दिया। वो इस कदर गुस्से में दिखा कि उसे ये नजर आना बंद हो गया कि वो अपने पिता पर हाथ उठा रहा है। आरोपी यही नहीं रुका, जब उसके पिता ने उसे समझाने की कोशिश की तो उसने उन्हें पीछे की ओर धकेल दिया। और ऐसा उसने एक दफा नहीं किया, आरोपी ने कई बार अपने पिता को धक्का मारा और बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में आरोपी अक्सर अपने पिता के साथ मारपीट करता है। और इसी तरह के हालात कुछ इस बार भी बन गए, जब आरोपी ने सड़क पर हंगामा करने के दौरान बल्ला उठा लिया और उसे सड़क पर जोर जोर से मारने लगा। वहीं उसके पिता भी खड़े नजर आए। उनकी बार बार बेटे को समझाने की कोशिशें भी फेल होती दिखाई दी। पाबंदी के लिए आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब गुस्से से भरे आरोपी ने सड़क पर खड़े एक स्कूटर को नीचे गिरा दिया। फिर उसके बाद वहां पर बर्तन से भरे पानी को बिखेर दिया। आरोपी का गुस्सा जब इतना सब कुछ करने के बाद भी शांत नहीं हुआ तो उसने अपने पिता को कई थप्पड़ जड़ दिए, जिसके बाद वो काफी देर तक अपने सिर को पकड़े खड़े दिखाई दिए। तुर्की को जवाब देने के लिए भारत बहुत जल्द एक ड्रोन बनाने वाला है। सेना के इस्तेमाल का ये ड्रोन तेज तर्रार भी होगा, ताकतवर भी होगा और खतरनाक भी होगा। तुर्की ने अपना एक ताकतवर ड्रोन पाकिस्तान को देने का ऐलान किया है और साथ में ड्रोन बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तान को अपना मित्र देश भी कहा है। साथ ही भारत को ये ड्रोन देने से इनकार भी किया है। तुर्की तो क्या, पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे हैं और दोनों मुल्कों के बीच की कूटनीति कैसी है। पाकिस्तान को खतरनाक ड्रोन देना और भारत को ड्रोन देने से इनकार करना माहौल बिगाड़ने की कोशिश से कम नहीं है। लेकिन इससे भी अहम यह है कि भारत तुर्की तो क्या, पूरी दुनिया के होश उड़ाने के लिए तैयार है। मिलिट्री ड्रोन बनाने के मामले में भारत ऐसा कमाल करने वाला है जो महाशक्तियों की नींद उड़ा देगा। खबर है कि अपनी उम्दा तकनीक और मजबूत हौसलों के दम पर भारत ने तुर्की को जवाब देने की तैयारी कर ली है। पाकिस्तान तो हाथ फैलाता ही रह जाएगा, लेकिन भारत अपने हाथ मजबूत बनाने में लगा है। रही बात तुर्की की, तो उसके पास खुश होने का मौका सिर्फ ये है कि वो अपना बारकताश ड्रोन पाकिस्तान जैसे मुल्कों को बेचकर पैसा कमा सकता है। लेकिन उसकी किसी शरारत से भारत की सेहत पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई मौकों पर तुर्की भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की कोशिश कर चुका है। तुर्की के नेताओं ने भी ऐसे ही बयान दिए हैं। लेकिन बारकताश ड्रोन की पाकिस्तान से डील ने तुर्की की तस्वीर साफ कर दी। ये साफ कर दिया कि कौन उसका दोस्त है और कौन उसका दोस्त नहीं है। जिस बारकताश ड्रोन की बात हो रही है वो पिछले कुछ महीनों से खूब सुर्खियों में है। दावा यह है कि यूक्रेन में चल रही जंग के दौरान बारकताश ड्रोन का खूब इस्तेमाल हुआ। यूक्रेन की फौज ने इस ड्रोन से रूस की फौज को खूब चकाया। बारकताश ड्रोन की रफ्तार और लंबी दूरी तक मार करने की उसकी क्षमता ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। जंग के शुरुआती महीनों में तो कुछ हैरान करने वाले भी दावे हुए। कहा गया कि ये ड्रोन यूक्रेन से निकलकर रूस की सीमा में पहुंचा और वहां कुछ बम गिराकर लौट भी आया। कई देशों के तुर्की से इस ड्रोन को खरीदने की कोशिश की खबरें आई हैं। इनमें लीबिया, यूएई, बांग्लादेश और पाकिस्तान के नाम पर तो मोहर लग चुकी है। लेकिन कई देश ऐसे हैं जो अभी खुलकर कुछ नहीं बोल रहे। पूरी दुनिया में अब तक अमेरिका का इस मामले में कोई तोड़ नहीं था, लेकिन यूक्रेन की जंग के कारण तुर्की का ड्रोन सुर्खियां बटोरने लगा और इसी वजह से तुर्की एशिया का माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुट गया। खबर है कि भारत एक ड्रोन बनाने के प्रोजेक्ट पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और उस ड्रोन का नाम है तापस हो सकता है। कई मायनों में ये ड्रोन तुर्की के बारकताश से बेहतर होगा। तापस की टॉप स्पीड 224 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और ये पता चला है कि इसकी रेंज होगी 1000 kilometer, मतलब ये कि 1000 किलोमीटर दूरी तक ये ड्रोन उड़ान भर सकता है। ऊपर से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए ये हवा में 24 घंटे तक टिक सकता है। दावा है कि सेना के इस्तेमाल के लिए भारत कुछ ड्रोन की डील अमेरिका के साथ करने वाला था। ये डील करीब 24,000 करोड़ रुपए की होने वाली थी, जो एक बहुत महंगा सौदा था। लेकिन तापस का प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद भारत ने उस डील को कैंसिल कर दिया। तभी से इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग मानते हैं कि भारत का तापस अमेरिका के ड्रोन की भी छुट्टी करने वाला होगा। अगले महीने महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में 2 बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर एक दुकान में लूटपाट की और फरार हो गए, लेकिन उनकी यह हरकत वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने हथियार दिखाकर एक बैंक से 15 लाख रुपए की रकम लूट ली। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बैग की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। बाद में वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया। रूस के गैस के खेल में बुरी तरह फंसा जर्मनी अब सऊदी अरब के आगे घुटने टेकता नजर आ रहा है। खबर है कि गैस संकट से उबरने के लिए जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जल्द ही सऊदी अरब का दौरा करेंगे और माना जा रहा है कि क्राउन प्रिंस से मुलाकात के दौरान उनके एजेंडे में एनर्जी डील भी शामिल होगी, क्योंकि जर्मनी में कई बड़े उद्योग ठप होने की कगार पर पहुंच चुके हैं।
यूक्रेन युद्ध की वजह से खड़े हुए गैस के संकट ने जर्मनी को बुरी तरह झकझोर दिया है। माना जा रहा है कि सर्दी बढ़ने के साथ ही ये संकट और गहराता जाएगा, जिसका मतलब ये है कि वेंटिलेटर पर सांस ले रही जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह दम तोड़ सकती है। इसके अलावा उसके सामने सर्दी में ठिठुर कर जम जाने का भी खतरा है। असल में रूस उसे गैस सप्लाई पूरी तरह बंद करने की धमकी दे चुका है। ऐसा हुआ तो जर्मनी में लोगों के पास अपने घरों को गर्म रखने की चुनौती खड़ी हो सकती है। इसीलिए पिछले कई महीनों से जर्मनी रूस की गैस का विकल्प ढूंढने में लगा है, लेकिन अब तक उसे परेशानी का कोई हल नहीं मिला। और ऐसे में गैस के मारे जर्मनी को अब सऊदी अरब ही अपना खेवनहार दिख रहा है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं और अब जर्मनी में गैस की खपत कई गुना बढ़ जाएगी। लोगों के लिए ठिठुरन पैदा करने वाले मौसम में बिना गैस के जीना मुश्किल हो जाएगा। असल में जर्मनी में बिजली का बड़ा हिस्सा गैस से बनाया जाता है और सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की भारी डिमांड होती है। इसीलिए जर्मनी गैस संकट से निपटने के लिए छटपटा रहा है। वो एनर्जी सप्लाई ढूंढ रहा है और उसे उम्मीद है कि अब सऊदी अरब ही उसे इस संकट से छुटकारा दिला सकता है। भूकंप के तेज झटकों से मेक्सिको दहल उठा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है और उसका केंद्र कोलिमा शहर से दक्षिण हिस्से से करीब 60 किलोमीटर दूर बताया जा रहा है। भूकंप की चपेट में आने से अब तक एक आदमी की मौत की भी खबर है, जबकि भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। लगातार जिस तरीके से धरती कांपी है, उसके बाद लोग अब दहशत में है और ऐसे में भूकंप का केंद्र वहां के कोलिमा शहर के दक्षिणी हिस्से को बताया जा रहा है। तेज झटके महसूस किए गए, 7.6 इनकी तीव्रता आंकी गई है, जिसके बाद तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं और भाप सकते हैं कि आखिर किस तरीके से वहां पर भूकंप के झटके किस रफ्तार के साथ आए थे। जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी सड़कों पर, वो भी हिलती हुई साफ नजर आ रही थी। जो ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स लगी हुई थी, वो साफ हिलती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में लगातार लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और तो और अब वहां पर सुनामी की भी चेतावनी जारी कर दी गई है, क्योंकि समुद्री इलाका जो है, समुद्री क्षेत्र है, वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है और ऐसे में आप देखिए किस तरीके से जो शीशे थे बड़ी बड़ी इमारतों में, वो टूट कर छिटक कर नीचे गिर गए हैं और जो गाड़ियां वहां जमीन पर खड़ी थी, सड़कों पर जो खड़ी थी, वो भी हिलती हुई साफ नजर आ रही हैं। इससे आंका जा सकता है कि आखिर वहां पर किस तरीके से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। और उस बीच भूकंप के तेज झटके से मेक्सिको दहल उठा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.6 मापी गई है और उसका केंद्र कोलिमा शहर के दक्षिण हिस्से से करीब 60 किलोमीटर दूर बताया गया। भूकंप की चपेट में आने से वहां पर एक शख्स की जान भी चली गई है और उसकी तीव्रता का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि झटके राजधानी मेक्सिको सिटी तक महसूस किए गए। वहां भूकंप के झटकों से ट्रैफिक सिग्नल हिलता नजर आया। इन हालात में कई लोग भूकंप के झटके महसूस होते ही अपने घरों को छोड़कर बाहर की तरफ भाग निकले। लोगों के सड़कों पर आने से वहां हलचल बढ़ गई और वो भी सभी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित जगह को तलाशने में जुट गए। ऐसे में वहां प्रशासन अलर्ट हो गया। इन हालात में मेक्सिको के राष्ट्रपति ने लोगों का हौसला बढ़ाया। Empezar a recoger información, decíamos de todo corazón. सड़कों से एम्बुलेंस का आना जाना बढ़ गया। कई लोगों को भगदड़ मचने के दौरान चोटें भी आई, जो सड़क किनारे रोते हुए नजर आए। उनके इलाज के लिए वहां पर डॉक्टरों की टीम तैनात दिखी। मुंबई में तलवार से केक काटने पर एफआईआर दर्ज की गई। मुंबई के बोरीवली में एक आदमी पर अपने जन्मदिन पर बीच सड़क पर तलवार से कई केक काटने का आरोप लगा। बाद में पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस ने एक फर्जी वीजा बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ एक अभियान चलाया, जिसके तहत एक मकान से 47 पिस्तौल समेत दूसरे हथियार बरामद किए गए। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और भोपाल से हिट एंड रन केस सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने पुलिस कर्मियों को जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में एक पुलिसकर्मी चपेट में आ गया। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। तो आपको बता दें, कार की जोरदार टक्कर यहां पर हुई है और टक्कर से पुलिसकर्मी घायल हुए हैं गंभीर रूप से। कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में तुरंत भर्ती कराया गया है। दरअसल ये गश्त पर निकले थे और तभी सीसीटीवी फुटेज जो सामने आई है, उसमें साफ देखा जा सकता है कि एक कार इनको टक्कर मारती हुई सीधी साफ सटीक आगे निकल जाती है और तभी इन पुलिसकर्मी कई सारे उसमें घायल भी हो जाते हैं, गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। गश्त पर ये निकले हुए थे और सड़क के किनारे ये दरअसल खड़े थे और तभी वहां पर एक गाड़ी आती है और जोरदार टक्कर मारती हुई इन पुलिसकर्मियों को चली जाती है।
और उधर 2 दिन पहले आए भूकंप के तेज झटकों से ताइवान में भारी तबाही मची हुई है। जिन झटकों से ताइवान दहल उठा उसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई थी, जो कि इतना ताकतवर था कि उसने बड़े से बड़े पुल को भी एक झटके में किसी खिलौने की तरह तबाह करके रख दिया। ड्रोन से ली गई जो फुटेज सामने आई उसमें एक पुल बुरी तरह टूटा हुआ नजर आया। उस पुल के बड़े हिस्से में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई नजर आईं और उसका इतना बुरा हाल हो गया कि वो जमीन में धंस गया। भूकंप के तेज झटकों ने उसे इस कदर हिलाकर रख दिया कि उसे देखकर ऐसा लगा मानो पटरी से तेज रफ्तार में दौड़ रही ट्रेन उतर गई हो। कई किलोमीटर लंबे उस पुल की इस हालत ने ये बयां कर दिया कि भूकंप ने ताइवान में दूसरी जगहों पर भी कितना नुकसान पहुंचाया होगा। इधर पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। ममता सरकार ने केंद्र पर सीबीआई और ईडी समेत दूसरी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का फिर आरोप लगाया। इसके विरोध में विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया और टीएमसी पर हमलों की बौछार कर दी। विधानसभा में इसके खिलाफ रेजोल्यूशन ला रहे हैं, उसके मतलब आप जो करप्ट पॉलिटिशियंस है जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उसके सपोर्ट में आप काम कर रहे हैं। इस बीच शिक्षक भर्ती मामले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी से कई घंटों तक पूछताछ की। खबर है कि इस दौरान पार्थ चटर्जी ने मामले में अपनी भूमिका से इनकार किया और सारा दोष शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर मढ़ दिया। उधर जापान के क्यूशु द्वीप में टकराए बेहद ताकतवर तूफान ने जमकर कोहराम मचाया है। बताया गया कि इस तूफान के कारण दक्षिण पश्चिम जापान में 3 लाख से ज्यादा घर अंधेरे में डूब गए, क्योंकि इसकी दस्तक से क्यूशु द्वीप पर भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चली। इन हालात में कई जगहों पर बिजली के तार टूट गए और लाखों घरों की बिजली गुल हो गई। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर पानी सैलाब की तरह बहता हुआ नजर आया। इन हालात में तेजी से बहते पानी की चपेट में आना खतरे से खाली नजर नहीं आया। आसमान से पानी बरसने के साथ वहां हवाएं भी इतनी तेज से चली कि बड़े बड़े पेड़ भी ज्यादा देर तक उसके आगे टिक नहीं पाए। प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक लड़के ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। दावा किया गया कि वहां फीस बढ़ने की वजह से कई दिनों से छात्रों का प्रदर्शन जारी था, जिसने देखते ही देखते आज उग्र रूप ले लिया। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों में एक लड़के ने वहां खुद को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो खुद को आग लगा पाता, साथ ही छात्रों और पुलिस वालों ने उसे रोक लिया। हालांकि पुलिस के रुकते ही वहां मौजूद छात्र भड़क गए और पुलिस वालों से धक्का मुक्की करने लगे। आरोप लगाया गया कि हंगामा करने वाले कई छात्रों को पुलिस ने इससे पहले गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। पुलिस भेजते हैं, मेरे घर वालों को दबाव बनाने की कोशिश करते हैं, वो कहीं कुछ नहीं। दूसरी तरफ पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने जब वहां हंगामा शुरू किया तब उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। इससे पहले तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। यूनिवर्सिटी में है वो माहौल खराब किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। हालांकि इस बवाल के बाद पुलिस ने वहां लगे छात्रों के तंबू उखाड़ दी, साथ ही उन्हें यूनिवर्सिटी परिसर में हंगामा न करने की सख्त हिदायत दी। नागौर हत्याकांड को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। संदीप शेट्टी और संदीप बिश्नोई नाम के गैंगस्टर की हत्या की जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग ने ली है। इसे लेकर कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पोस्ट कर जिम्मेदारी ली है। तो नागौर हत्याकांड में ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जहां पर गैंगस्टर संदीप शेट्टी की हत्या की जिम्मेदारी ली गई है। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए ये जिम्मेदारी बम्बिहा गैंग द्वारा ली गई है, क्योंकि हत्या के बाद एक फेसबुक पोस्ट किया गया और उसके बाद बम्बिहा गैंग ने इस पूरे हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है। मूसेवाला हत्याकांड के बाद लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग पर पहला पलटवार हुआ है। लॉरेंस गैंग के संदीप बिश्नोई की नागौर कोर्ट के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग का फेसबुक पोस्ट सामने आया। पोस्ट में लिखा गया, जिस संदीप बिश्नोई का मर्डर हुआ उसकी जिम्मेदारी हम कौशल चौधरी लेते हैं। हुलिया के आधार पर बदमाशों की धरपकड़ के प्रयास प्रारंभ कर दिए गए हैं। जिस बम्बिहा गैंग ने संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी ली वो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ गैंग का विरोधी गैंग माना जाता है। जिस गैंगस्टर संदीप शेट्टी और संदीप बिश्नोई की नागौर कोर्ट में हत्या कर दी गई है, हिस्ट्री चीटर वो था जिस पर कॉन्ट्रैक्टर किलिंग के कई तरीके के आरोप लगे थे। संदीप शेट्टी और संदीप बिश्नोई सेठी गैंग से जुड़ा हुआ था।
नागौर में 29 नवंबर 2019 को हुए हत्याकांड में पहली बार उसका नाम सामने आया, जिसमें उस पर 30 लाख की सुपारी लेकर हत्या करने का आरोप लगा और इसके बाद नागौर में ही एक कारोबारी की हत्या का आरोप उस पर लगा। भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल की हत्या में उस इस्तेमाल हुए हथियारों की सप्लाई उसके द्वारा ही की गई थी और पुलिस के मुताबिक संदीप शराब की तस्करी से भी जुड़ा हुआ था। तो आपको बता दें किस तरीके से लगातार अब यहाँ पर उसकी हत्या हो गई है और हत्या के बाद फेसबुक पोस्ट के जरिए बम्बिहा गैंग ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। मोहन भागवत ने महाभारत से जुड़ी किताब का विमोचन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कनेक्टिंग विद द महाभारत किताब का विमोचन किया। तो बात सही है कि हम अपना इतिहास भूल जाए, इसलिए लोगों ने प्रयत्न किए। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारत और अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों ने चेन्नई के पास समंदर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। और अभी हाल ही में कौशल चौधरी और बम्बिहा गैंग के लीडर देवेंद्र के ठिकानों पर एनआईए ने भी रेड की थी। कौशल चौधरी और देवेंद्र पर दिल्ली पुलिस और एनआईए ने यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की थी। अब इसी गैंग ने संदीप बिश्नोई की हत्या की जिम्मेदारी ली। बताया गया कि राजस्थान के नागौर में गैंगस्टर संदीप बिश्नोई को तब गोली मारी गई जब उसे पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। कोर्ट के बाहर उस पर कई राउंड फायरिंग हुई, जिसका वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। सामने आए वीडियो में गैंगस्टर संदीप शेट्टी कुछ लोगों के साथ कोर्ट के बाहर सड़क पर पैदल चलता दिखाई दिया, लेकिन तभी पीछे से दौड़कर आए 2 बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर गया। इस दौरान पहले फायरिंग करने वाला बदमाश वहां से भाग निकला, लेकिन उसका दूसरा साथी नीचे गिरे गैंगस्टर संदीप पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाता रहा। फायरिंग के दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। मोहन भागवत ने महाभारत से जुड़ी किताब का विमोचन किया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कनेक्टिंग विद द महाभारत किताब का विमोचन किया। तो बात सही है कि हम अपना इतिहास भूल जाए, इसलिए लोगों ने प्रयत्न किए। बीजेपी में शामिल होने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। भारत और अमेरिकी कोस्ट गार्ड के जवानों ने चेन्नई के पास समंदर में संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। और लोग बदमाशों के डर से इधर उधर भागते हुए नजर आए हैं। एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि कुछ लोगों ने फायरिंग करने वाले बदमाशों को पकड़ने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन वो हवा में बंदूक लहराते हुए वहां से भाग निकले। बदमाशों के भागने का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें उनके दूसरे साथी मोटरसाइकिल से उनका इंतजार करते हुए नजर आए। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल गए। घटना के बाद पुलिस ने मौके से कारतूस के 10 खोखे बरामद किए। हालांकि पुलिस पूरे इलाके में नाकाबंदी कर उनकी तलाश कर रही है। संदीप शेट्टी हरियाणा का नामी गैंगस्टर बताया जा रहा है, जो सुपारी किलिंग के अलावा उसका शराब का भी बड़ा कारोबार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि संदीप शेट्टी नागौर के एक हत्याकांड में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी। पर इस बार जैसे ही कोर्ट में पेशी हुई, कुछ बदमाशों ने उसे मौत की घाट उतार दिया। गैंगस्टर संदीप शेट्टी नागौर कोर्ट में पेशी से लौट रहा था, तभी उस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। यही नहीं, संदीप के साथ उसके 3 और साथियों को भी गोली लगी, जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बदमाशों की फायरिंग में एक वकील भी घायल हो गया। इस घटना को अभी बड़े गैंग वॉर से जोड़कर देखा ही जा रहा था, जबकि घटना के कुछ घंटे बाद ही बम्बिहा गैंग ने घटना की पूरी जिम्मेदारी ली। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हफ्ते दर हफ्ते आज तक और पिछड़ता जा रहा है। टीआरपी में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 20% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के पास 14.6% मार्केट शेयर है, जबकि 11.9% के साथ आज तक बहुत पीछे है। जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलाकर भी न्यूज 18 इंडिया से बहुत पीछे है। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। गांधीनगर में राष्ट्रीय महापौर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। सुबह 10:30 बजे सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कार्यक्रम में 121 महापौर और उप महापौर हिस्सा लेंगे। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गांधीनगर में किसान मोर्चा के कार्यक्रम में ई-बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। महापौर सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। गुजरात के मोरबी में रोड शो करेंगे।
नागौर हत्याकांड में बड़ा पर्दाफाश। संदीप बिश्नोई की हत्या के बाद बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पोस्ट कर हत्या की बात कबूली। नागौर कोर्ट में पेशी के दौरान 2 बदमाशों ने हत्या को दिया था अंजाम। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। रवाना होने से पहले दी थी, जहां उनकी रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होनी थी। ऐसे में अटकलें लगने लगी कि अमेरिका से एडवांस्ड F-16 फाइटर जेट नहीं मिलने पर तुर्की रूस से सुखोई 35 लड़ाकू विमान खरीद सकता है। असल में तुर्की ने पिछले साल अमेरिका के साथ F-16 फाइटर जेट खरीदने के लिए $600 करोड़ मतलब भारतीय रुपयों में करीब 48,000 करोड़ की डील की थी, जिसके तहत तुर्की को 40 नए F-16 लड़ाकू विमान और अपनी F-16 की फ्लीट को अपग्रेड करने के लिए किट मिलनी थी। लेकिन अमेरिका में विरोध तेज होने के बाद यह सौदा अटक गया, क्योंकि खबर है कि इसी साल अगस्त में अमेरिकी सांसदों ने तुर्की को F-16 लड़ाकू विमानों की बिक्री रोकने के लिए नया कानून पास करवा दिया। और इस डील को आगे बढ़ाने के लिए बाइडेन प्रशासन के सामने कड़ी शर्त रख दी गई, जिसके तहत तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान देने से पहले बाइडेन को यह घोषणा करनी होगी कि यह सौदा अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। असल में तुर्की के रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के फैसले पर अमेरिका भड़का हुआ है और इसे ही तुर्की और अमेरिका के बीच F-16 लड़ाकू विमानों की डील अटकने की बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि नेटो में उसका सहयोगी रूस से हथियार खरीदे, वो भी ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम जिनके जरिए रूस F-16 फाइटर जेट का पलक झपकते ही पता लगाने का दावा करता है, जबकि तुर्की लगातार ये दलील देता रहा कि वो किसी भी देश से हथियार ले सकता है, क्योंकि ये उसका अधिकार है। और अब अमेरिका के अड़ियल रुख से भड़के तुर्की ने दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी दे दी। हालांकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि उसके लिए ये रास्ता इतना आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि तुर्की की वायुसेना अमेरिका से मिले F-16 लड़ाकू विमानों का करीब 30 साल से इस्तेमाल कर रही है और तुर्की के पास इनके रखरखाव का भी लंबा अनुभव है। ऐसे में किसी दूसरे देश से लड़ाकू विमान खरीदना उसके लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी मरम्मत करने के लिए उसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। इसीलिए उसने अमेरिका पर दबाव बढ़ाने के लिए इस बार दूसरे देशों से लड़ाकू विमान खरीदने की धमकी देने का दांव चल दिया, क्योंकि ये भी खबर है कि अमेरिका में हथियार लॉबी नहीं चाहती कि ये डील उसके हाथ से निकले और कहा जाता है कि अमेरिकी हथियार लॉबी इतनी ताकतवर है कि वो चाहे तो राष्ट्रपति को भी फैसला बदलने के लिए मजबूर कर सकती है। इस बीच यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने निकोलेव शहर में मौजूद उसके एक और परमाणु पावर प्लांट पर मिसाइल से हमला किया। रूस की सेना ने जंग की शुरुआत से ही वहां के ज़ापोरिज़िया परमाणु पावर प्लांट पर कब्जा जमा कर रखा है। और अब यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उसके एक और परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाने के लिए मिसाइल से हमला किया। रूस की मिसाइल ने जिस पिवदेनोक्रेंस्क परमाणु पावर प्लांट को निशाना बनाया वो निकोलेव शहर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद है। वहां से हमले का जो वीडियो सामने आया उसमें रात के अंधेरे में मिसाइल एक जगह टकराती दिखाई दी। मिसाइल के टकराते ही वहां एक धमाका हुआ जिससे तेज रोशनी निकली। यूक्रेन के मुताबिक रूस की मिसाइल परमाणु पावर प्लांट से महज 300 मीटर की दूरी पर टकराई। दावा किया गया कि मिसाइल के फटने के बाद इतने जोर का धमाका हुआ कि एक बिल्डिंग की 100 से ज्यादा खिड़कियों के शीशे तक टूट गए।